बेटी साड़ी नहीं पहनेगी। अरे बहू कहाँ रह गई, नाश्ता नहीं बना क्या? 8 बज गए, अब तो पेट में चूहे कूदने लगे हैं। मम्मी जी 8 बजे मैं नाश्ता नहीं दे सकती, इतनी जल्दी नहीं बनता मुझसे सब कुछ, नाश्ता तो 9 बजे ही मिलेगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कल से मैं मदद कर दिया करूंगी तेरी, जल्दी हो जाएगा। वो क्या है ना, मुझे नहाकर पूजा करने के बाद भूख लग जाती है, फिर बस नाश्ता ही चाहिए मुझे। मम्मी जी नाश्ते की इतनी ही जल्दी है तो खुद बना लीजिए, मुझसे नहीं होगा ये सब, इतने नखरे नहीं झेल सकती मैं। रवीना का मुंह बन जाता है, वो मन ही मन बड़बड़ाती है, कैसा भुक्कड़ ससुराल मिला है, जरा सा सब्र नहीं होता। और इस तरह बड़बड़ाते हुए रवीना अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाती ही वो अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी कहाँ शादी कर दी आप लोगों ने मेरी, भुक्कड़ है यहाँ तो सब, सुबह जल्दी उठकर इनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, सुबह के 7 बजे नाश्ता चाहिए इनको। आज जरा सी देर हो गई तो मेरी सास ने मुंह फुला लिया, मुझसे कहती है कल से मैं खुद ही बना लूंगी। हैं? ऐसा कहा तेरी सास ने? ये तो बहुत गलत बात है, गलती हो गई हमसे जो ऐसी जगह तेरा रिश्ता कर दिया। तू कहे तो मैं बात करूं समदन जी से? नहीं मम्मी रहने दो, अब जब तक चलता है चलाती हूँ, वरना मैं आ जाऊंगी सब छोड़ के मायके, मुझसे नहीं सहा जाएगा ये सब इतना तेवर। हाँ बेटा आ जाना, मैं भी नहीं चाहूंगी ऐसे जल्लादों के यहाँ मेरी बेटी रहे। ठीक है मम्मी अब मैं रखती हूँ, मेरी सास ने देख लिया ना अगर मुझसे आपसे बात करती हुए तो फिर बखेड़ा खड़ा कर देंगी। ये कहकर रवीना फोन रख देती है। रवीना की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और जब से आई थी ससुराल में हुई हर बात को बढ़ा चढ़ाकर अपनी माँ को बताने की आदत थी उसे, और शोभा देवी भी बेटी के प्यार में ऐसी पागल थी कि उसकी हर शिकायत पर यकीन कर लेती और ससुराल वालों पर नाराज हो जाती। दोपहर के वक्त मम्मी जी क्या बनाऊं खाने में? बेटा ऐसा कर आज बैंगन का भरता और रोटी बना ले, सब वही खा लेंगे। क्या रोटी? मम्मी जी इतनी गर्मी में रोटियां नहीं बनेगी मुझसे, ज्यादा से ज्यादा खिचड़ी बना सकती हूँ। तभी रवीना की ननद सोना बोल पड़ती है, पर भाभी मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, आप एक काम करो मसाला पुलाव बना दो, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और स्वाद भी आ जाएगा। क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? पुलाव के लिए कितनी सारी सब्जियां काटनी होगी, मसाले तैयार करने होंगे, मेहनत तो वही की वही होगी, मैं तो खिचड़ी ही बनाऊंगी। ये कहकर रवीना किचन में खिचड़ी बनाने चली जाती है। तभी पीछे से सोना सुधा देवी से कहती है, मम्मी अगर भाभी को हमारा कहा हुआ कुछ बनाना ही नहीं था तो पूछने क्यों आई थी? ऐसे नहीं कहते बेटा, रवीना अभी नई है, उसे इन सब कामों की आदत नहीं होगी, इसलिए जरा परेशान हो जाती है, धीरे धीरे सीख जाएगी। रवीना किचन से कान लगाकर अपनी सास और ननद की बातें सुन लेती है और फिर फौरन अपनी माँ को फोन लगाकर उनकी शिकायत करने लगती है। पता है माँ आज क्या हुआ, मैंने मम्मी जी से पूछा कि दोपहर में खाना क्या बनाना है, तो उन्होंने 4 किस्म की सब्जी, चटनी, पापड़, दाल, चावल, रोटी, इतना कुछ बता दिया। तो मैंने बस इतना कहा कि मम्मी जी गर्मी बहुत है, एक सब्जी और रोटी बना लेते हैं, तो दोनों माँ बेटी का मुंह फूल गया। पता है सोना दीदी ने क्या कहा, कहती है जब हमारी पसंद का बनाना नहीं था तो पूछा क्यों था। अब बताओ मम्मी इतनी गर्मी में इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी मैं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो ऐसा जालिम ससुराल मिला है। ये सुनकर शोभा देवी ने न आओ देखा न ताओ, फौरन अपनी समधन सुधा देवी को कॉल लगा दिया। बहन जी ये क्या सुन रही हूँ मैं, आप चाहती हैं कि इस गर्मी में मेरी बेटी आपको रोज 56 भोग बनाकर खिलाए? शादी के वक्त आप बड़ा कह रही थी बहन जी बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, अब क्या हुआ, क्या अपनी बेटी से भी इतना ही काम करवाएंगे आप? ये तो वही बात हुई ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सुधा देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी जैसा शोभा देवी बता रही थी। फिर उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, शोभा बहन जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, पर फिर भी अगर हमारी वजह से आपकी बेटी को कोई तकलीफ हुई है तो हम अगली बार से ध्यान रखेंगे, आप शांत हो जाइए। अगली बार ऐसा होना ही नहीं चाहिए, वरना मैं मेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। जी बहन जी हम ध्यान रखेंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये कहकर सुधा देवी ने फोन रख दिया और बहू से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह रवीना अपने पति से कहती है, प्रेम जी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या 10,000? क्या करोगी इतने रुपयों का? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई? वो मुझे शॉपिंग करनी है। क्या शॉपिंग? पर अभी पिछले हफ्ते ही की थी ना तुमने शॉपिंग, फिर से करनी है? देखो इतनी फिजूल खर्ची सही नहीं है रवीना,
पहले जो पिछले हफ्ते खरीद कर लाई थी उन्हें तो ठीक से इस्तेमाल कर लो, फिर अगर जरूरत होगी तो चली जाना शॉपिंग पे, मैं दे दूंगा पैसे। बस रवीना को तो ना सुनने की आदत ही नहीं थी। वो फिर से नाराज हो गई और आदत से मजबूर उसने फिर अपनी माँ को फोन लगा दिया और अपने पति की शिकायत करने लगी। मम्मी देखिए ना, प्रेम जी मुझे जेब खर्ची के पैसे ही नहीं देते, कहते मैं फिजूल खर्ची करती हूँ, पैसे नहीं मिलेंगे। ये क्या बात हुई भला? एक तो दिन भर घर का सारा काम करो, ऊपर से कहीं घुमाने ले जाने के लिए कहो या 1000-2000 मांग लो ना तो इन्हें फिजूल खर्ची लगती है। ऐसे कैसे चलेगा मम्मी? क्या दामाद जी ने ऐसा कहा तुझसे? रुक, मैं अभी दामाद जी को फोन करके उनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। वो ऐसे कैसे कह सकते हैं मेरी बेटी को? अरे बीवी है तू, उनकी कोई नौकरानी नहीं है जो सिर्फ काम करने के लिए घर पर रहेगी। तेरा भी कुछ हक बनता है। और एक बार फिर रवीना की माँ शोभा अपने दामाद प्रेम को फोन लगा देती है। दामाद जी, ये क्या सुन रही हूँ? आप मेरी बेटी को जेब खर्ची के पैसे नहीं देते, वो फिजूल खर्ची लगती है आपको। अरे क्या दिन भर घर का काम करने के लिए है मेरी बेटी? अरे पर मम्मी जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो रवीना। बस कुछ नहीं सुनना मुझे। आप अभी के अभी मेरी बेटी को पैसे दीजिए, वरना वो वहां नहीं रहेगी, अपने साथ ले जाऊंगी उसे। प्रेम अपनी सास के सामने कुछ नहीं कह पाता, पर उसे रवीना पर बहुत गुस्सा आता है। लो रख लो 10,000, पर हर बार नहीं चलेगी तुम्हारी ये धमकी, बजट भी देखना होता है। और प्रेम ऑफिस चला जाता है। अब ये तो रवीना की हर दिन की आदत बन गई थी। जरा सी कुछ बात होती नहीं कि वो सीधा अपनी माँ को फोन लगा देती और राय का पहाड़ बनाकर बातें बताती। ऐसे ही एक शाम रवीना को किटी पार्टी में जाना था। वो अपनी सास सुधा से कहती है, मम्मी जी मुझे जरा किटी पार्टी में जाना है, 9 बजे तक आ जाऊंगी। वो तो ठीक है बेटा, पर बाहर मौसम बहुत खराब है। प्रेम को आ जाने दे, वो तुझे छोड़ आएगा। ये क्या बात हुई मम्मी जी? अब क्या मैं अपने मन से कहीं आ जा भी नहीं सकती? ये ससुराल है या जेल? ये कहते हुए रवीना गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। फिर अपनी सास की शिकायत करती है और एक बार फिर उसकी माँ भी उसके ससुराल वालों पर भड़क जाती है और सुधा देवी को फोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाती है। बहन जी, आपने तो कहा था दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, तो ये क्या है? हाँ, आप अब मेरी बेटी को अपनी मर्जी से कहीं जाने भी नहीं देना चाहती? अरे आप लोग चाहते क्या है? कैद करके रखना चाहते हैं मेरी बेटी को? ऐसी बात नहीं है बहन जी, वो बाहर मौसम बहुत खराब था तो मैंने कहा कि प्रेम ऑफिस से आएगा तो वो छोड़ आएगा। बस बस, अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। एक शाम को सुधा और प्रेम आपस में बातें कर रहे थे। प्रेम तंग आकर कहता है, मम्मी रवीना की शिकायतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश तो करते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हर छोटी बड़ी बात की शिकायत लगा देती है अपनी माँ से, और मम्मी जी वो भी उसकी बातों में आकर हमें ही खरी खोटी सुनाने लगती है। ऐसे कब तक चलेगा मम्मी? हद हो गई है अब तो, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? प्रेम बेटा, मैं समझती हूँ तेरी बात, पर अब क्या करें? रवीना अभी नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगी, और जब तक वो नहीं समझती तब तक हमें ही समझना पड़ेगा। मम्मी भाभी तो अभी भी फोन पर शोभा आंटी से बातें कर रही हैं। उन्हें तो रात का खाना बनाने का भी होश नहीं है। आज डिनर मैंने ही बनाया है। भैया ऑफिस से आ चुके हैं, पर उनका हालचाल पूछना तो दूर, भाभी तो कमरे में फोन पर बातें करने में लगी है। और बातें भी क्या चुगली करती है हमारी, बस पूरा दिन हमें कोसती रहती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते अपनी भाभी के बारे में। वो भी नादान है, समझ जाएगी धीरे धीरे। तुम लोग उसके साथ जरा धैर्य से काम लो। प्रेम से सबको जीता जा सकता है। हाँ मम्मी, शायद आप सही कह रही हैं। वैसे भी अभी रवीना को शादी करके आए हुए कुछ ही महीने तो हुए हैं। अगर हम प्यार से उसके साथ पेश आएंगे तो धीरे धीरे उसे भी सब अच्छा लगने लगेगा और ससुराल में मन पड़ जाएगा। हाँ बेटा, हम सबको उसके साथ प्यार से पेश आने की जरूरत है, और खास करके तुझे, क्योंकि तू उसका पति है। तेरे ही साथ तो फेरे लेकर आई है ना वो इस घर में। यहाँ उसका सबसे ज्यादा अपना तू ही है, बाद में हम सब आते हैं। जी मम्मी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये कहकर प्रेम अपने कमरे में चला जाता है। उसे देखते ही रवीना फोन रख देती है। प्रेम उसे देखकर मुस्कुराता है और प्यार से कहता है, रवीना तुम रोज रोज सूट मत पहना करो ना, तुम पर साड़ी बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी साड़ी भी पहन लिया करो। इस गर्मी में 6 गज का कपड़ा नहीं लपेटा जाएगा मुझसे। सूट में आराम रहता है मुझे।
और वैसे भी कपड़े तो अपनी मर्जी से पहन सकती हूँ ना मैं इस घर में, या उस पर भी पाबंदी है? अरे बाबा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहनो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, अपनी पसंद बता रहा था, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये कहकर प्रेम सोने चला जाता है, पर रवीना का गुस्सा अब भी 7वें आसमान पर था। वो फिर से शोभा जी को कॉल लगा देती है और रोते हुए कहने लगती है, मम्मी, अब इन लोगों को मेरे कपड़ों से भी प्रॉब्लम है। प्रेम चाहते हैं मैं साड़ी पहनकर घर के काम करूं। एक तो पूरे घर का काम मुझ पर डाल रखा है, ऊपर से मेरे कहीं आने जाने, खाने पीने और पहनने पर भी पाबंदी है। हद होती है किसी बात की। अब क्या इन लोगों के पीछे अपनी जान दे दो? क्या ऐसा कहा दामाद जी ने? रुला दिया मेरी बच्ची को। रुक, उन्हें मैं बताती हूँ। अब फोन पर नहीं, आमने सामने बात होगी। कल आती हूँ तेरे ससुराल और सबकी खबर लेती हूँ। तमाशा बनाकर रखा है सबने मिलकर मेरी फूल सी बच्ची का। इन्हें तो अब सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर शोभा देवी फोन रख देती है। रवीना भी अब सो जाती है। अगली सुबह जल्दी ही अपनी बेटी रवीना के ससुराल पहुंच जाती है शोभा देवी। उन्हें देखकर रवीना बहुत खुश हो जाती है, पर घर में बाकी सबको शोभा देवी का इस तरह सुबह सुबह उनके घर आ जाना कुछ समझ में नहीं आता। अरे शोभा बहन जी, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? आप फोन करके बता देती तो प्रेम आपको लेने चला जाता। इसकी जरूरत नहीं है बहन जी, वैसे भी बड़ा हीरा है हमारा दामाद जो लेने चला आता। 4 महीने में मेरी बेटी को रुला रुला कर बुरा हाल कर रखा है और हमें लेने आता। शोभा देवी ताना कसती है, पर सुधा देवी को शोभा देवी की बात का मतलब समझ में नहीं आता। वो कहती है, कुछ हुआ है क्या बहन जी? प्रेम ने कुछ कहा क्या आपसे? अरे मम्मी, मैंने मम्मी जी से कुछ नहीं कहा। रवीना, तुम्हें कुछ पता है क्या? कुछ हुआ है क्या? रवीना मुस्कुराते हुए चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। उसे तो बड़ा मजा आ रहा था कि अब उसकी माँ उसके ससुराल वालों को अच्छे से सबक सिखाएगी। तभी शोभा देवी कहती हैं, दामाद जी रवीना से क्या पूछते हैं? मुझसे पूछिए ना, मैं बताती हूँ आपको। अरे हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी बेटी को सूट पहनने से रोकने की? मैं पूछती हूँ क्या बुराई है सूट में? आप उसे कहीं आने जाने नहीं देते, यहाँ तक भी बर्दाश्त कर रही थी वो, पर अब उसके खाने पीने और पहनने पर भी पाबंदी है। अरे चाहते क्या है आप लोग? नौकरानी नहीं है मेरी बेटी आपके घर की, बहू बनाकर लाए हैं तो वैसी इज्जत भी देनी होगी, और अगर नहीं दे सकते तो ले जा रही हूं मैं अपनी बेटी को अपने साथ। तलाक के पेपर्स भिजवा देंगे हम। अब प्रेम से चुप नहीं रहा जाता। बस, बहुत बोली आपने, अब और नहीं। आपकी बेटी चुगलखोर है, 1 नंबर की। बात का बतंगड़ बनाती रहती है बस। हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं हम सब इसकी, पर ये दिन भर फोन पर आपके साथ हमारी चुगली करती है, हमें कोसती है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलती है। और ये साड़ी वाली बात तो मियां बीवी के बीच की बात थी, ये भी उसने आपसे कह दी। शर्म नहीं आई इसे? क्या सिखाया है आपने इसे? ये कैसे संस्कार दिए है कि इसे अच्छाई में भी अच्छाई नजर ही नहीं आती? ये सुनकर शोभा देवी चिल्लाती हैं, दामाद जी जबान को लगाम दीजिए अपनी, वरना अच्छा नहीं होगा। बहुत अत्याचार कर लिया आपने हमारी बेटी पर, अब और नहीं सहेंगे हम। वरना क्या कर लेंगे आप? आप और आपकी बेटी धमकी देने के सिवा आप लोगों को कुछ आता नहीं है क्या? अरे बस करिए, बहुत फायदा उठा लिया आपने हमारी शराफत का, अब और नहीं सहेंगे हम। प्रेम बोले जा रहा था और शोभा देवी का गुस्सा भी बढ़ती जा रहा था। अब तो रवीना भी ये सब देखकर घबराने लगी थी। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और देखते ही देखते शोभा देवी का प्रेम पर हाथ उठ गया, और तभी रवीना ने बीच में आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है मम्मी आप? अपने दामाद पर हाथ उठा रही है? मुंह से चाहे जितना बोल लीजिए, पर यह हरकत तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने पति की इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अरे पर बेटा, तूने ही तो मुझसे कहा था ये लोग तुझ पर अत्याचार करते हैं, तो अब ये हमदर्दी क्यों? रवीना की आंख में आंसू आ जाते हैं। सब मेरी गलती है मम्मी, मैं ही बात का बतंगड़ बना रही थी। ये लोग बहुत अच्छे हैं, प्रेम जी तो हर बात मानते हैं मेरी, और मम्मी जी हमेशा मुझसे प्यार से ही बात करती हैं। पर मेरे ही दिमाग में कचरा भरा था कि ससुराल हमेशा गंदा ही होता है, इसलिए हर बात को बढ़ा चढ़ाकर आपको बताती रही। मम्मी, प्रेम जी ने मुझे सूट पहनने से मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि मुझ पर साड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, तो कभी कभी हो सके तो साड़ी पहन लूं, पर मुझे ना बिना बात के गुस्सा आ गया।
फिर रवीना प्रेम की ओर देखकर कहती है, प्रेम जी माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया, मम्मी जी से भी गलत तरीके से बात की, सोना दीदी के साथ भी गलत बर्ताव किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। रवीना की बात सुनकर सुधा देवी प्यार से कहती है, अरे रवीना बस कर अब बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस बात खत्म, अब कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा, चुप हो जा। हाँ रवीना, अब मिट्टी डालो इस बात पर, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही बहुत है। तभी शोभा देवी भी अपनी समधन से कहती है, बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे ही संस्कारों में कमी रह गई थी जो रवीना ने ऐसी हरकत की, पर अब आपके संस्कार और प्यार ने उसे अपने रंग में रंग ही लिया। अब मेरी बेटी मेरी नहीं रही, वो आपकी हो चुकी है, उसे माफ कर दीजिए और अपना लीजिए। दामाद जी, मैं जोश में होश खो बैठी थी, मुझे माफ कर दीजिए, और रवीना को भी माफ कर दीजिए, अब उसे अक्ल आ गई है, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। और ये कहकर शोभा देवी वहां से चली जाती है और रवीना अब अपने ससुराल में पूरी तरह घुल मिल जाती है। घर में खुशहाली का माहौल हो जाता है। पप्पी और मुक्ता दो बहनें, शादी के कुछ सालों बाद से ही दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस बार पता है हम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। वो क्या है ना, बहुत दिनों से मन था, तो इस बार इन्होंने टिकट करवा ही दी। अच्छा, हम तो हो आए हैं अमेरिका, न जाने कितनी बार, अब तो अमेरिका के नाम से ही मन उब गया है। हमारा तो पहली बार है। क्या बताएं मुक्ता, घूमना फिरना तो होता ही रहता है, लेकिन पता है ना, रोहन की पढ़ाई, वो इतना पढ़ता है कि उसे कहीं जाने का मन ही नहीं करता। फिर क्या है ना मुक्ता, बच्चे कुछ नहीं बने तो दुनिया हमें ही कहेगी, बस ये तो घूमते ही रहते थे। मुक्ता क्या कहती, क्योंकि मुक्ता का बेटा अभी पप्पी के बेटे रोहन से पढ़ने में कम अच्छा था, तो बात तो सुननी ही थी। मुक्ता मुंह बनाकर फोन रख देती है। क्या हो गया? पप्पी थी। तुम्हारी बहन अब क्या बोल रही थी? अब क्या टेंशन दे दिया? कुछ नहीं, बता रही थी कि हम अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन फिर अरे तुम क्यों हर बात उससे कहती हो? कितनी मुश्किल से अमेरिका जा रहे हैं, कैसे कैसे पैसों का इंतजाम किया है। अरे वो तो पैसे वाली है, तुम क्यों उससे कंपटीशन करती रहती हो? कैसे वो पैसे वाली है, हम भी तो पैसे वाले हैं, समझी। जो उसके पास है वो मेरे पास भी है, बड़ा घर, गाड़ी, बच्चा, पति, गहने, और क्या है उसके पास जो वो ज्यादा पैसे वाली है। दोनों बहनों के बीच हर एक चीज के लिए कंपटीशन होती रहती है। फिर एक रोज पप्पी मुक्ता के घर आती है। अरे पप्पी, कैसे आना हुआ, फोन भी नहीं किया। पप्पी अपनी नई साड़ी का पल्लू लहराते हुए कहती है, वो क्या है ना, रोहन को मेडल मिला है उसके स्कूल में पढ़ाई के लिए, फर्स्ट जो आया है इसीलिए उसके स्कूल तक आई थी, तो सोचा चाय पीते जाऊं। हाँ हाँ ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, अभी चाय बनाती हूँ। पप्पी मुक्ता का सूट देख रही थी जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जलन के मारे वो बोले तो बोले कैसे कि सूट अच्छा लग रहा है। ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, मेरे पास भी ना इसका गुलाबी रंग है। पप्पी मुक्ता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हो गया, सब ठीक है ना? इसमें गुलाबी अरे 50,000 की है, तेरी गुलाबी 2,000 की है, मेरे साथ ही तो गई थी लेने 50,000 की भी साड़ी होती है, ये तो मुक्ता ने पहली बार देखा था। वो पप्पी की साड़ी को हाथ लगाकर देखती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं समझ में आता। कपड़ा भी सेम है और डिजाइन भी, तो इसमें ऐसा क्या है जो 50,000 की है ये? अरे मनीष मल्होत्रा का स्टूडेंट है ना, उसने ये साड़ी डिजाइन की है सिर्फ मेरे लिए। मुक्ता के अंदर जलन तो बहुत हो रही थी, लेकिन पप्पी की तरफ वो चालाक नहीं थी। अच्छा चलती हूँ, वो क्या ना, रोहन को आज रात में पार्टी करनी है उसके फर्स्ट आने की, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा ना भाई। पप्पी चली जाती है, लेकिन मुक्ता उसके जाने के बाद साड़ी के नशे में घूमती रहती है। वो सारी सोशल साइट पर चेक कर लेती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जहाँ से पप्पी ने साड़ी ली हो। फिर अगले रोज, अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस ये कार के मॉडल को रीडिजाइन कर रहा हूँ। बस यही फालतू की चीजें किया करो। अरे अपनी मौसी के बेटे को देखो, गोल्ड मेडल लाया है वो पढ़ाई में, लेकिन तू तो कुछ करता ही नहीं।
अरे उसके जैसे बनने की कोशिश तो कर। मुक्ता बेटे को डांटी रही थी कि उसका पति आ जाता है। यार क्या है मुक्ता, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। और ये कहाँ लिखा है कि गोल्ड मेडल लेने वाला बच्चा ही अच्छा करियर बनाता है? हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। वाह जी वाह, आपका साथ मिला है तभी तो वो सर पर चढ़ रहा है। ना पढ़ता है ना लिखता है, बस हवा में ही रहता है। पति मुक्ता से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता होता है कि वो पप्पी के साथ कंपटीशन में इतनी पागल हो गई है कि उसे अपनी अच्छाई भी नहीं दिख रही। वहीं पप्पी के घर पप्पी पति से कहती है पता है क्या हुआ, आज मैं ना मुक्ता के घर गई थी। क्यों, क्या हो गया? तुमने तो बताया नहीं था कि तुम मुक्ता के घर जाओगी। हाँ नहीं बताया था, लेकिन तुम्हारे बेटे रोहन की करतूत। अचानक से फोन आया स्कूल से कि उसने स्कूल का फर्नीचर तोड़ दिया है, तो इसलिए मुझे स्कूल जाना पड़ा। अब वहां तक गई थी तो मुक्ता के घर भी चली गई। सोचा थोड़ा आग में घी डाला हूँ। ठीक नहीं कर रही हो तुम। देश विदेश के फोटो एडिट करके उस बेचारे को बताती रहती हो कि तुम विदेश में घूम रही हो। वो तो जल रही है ना, मजा आ जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं है। अपनी बहन से कैसा कंपटीशन यार। तुम एक बार अमेरिका गई हो लेकिन उसे बार बार पुरानी फोटो दिखाकर जलाती रहती हो। कहती हो अमेरिका में हो, अमेरिका में हो। हाँ तो उसे भी तो देखो कैसे हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। दोनों ही बहनों का आपस का कंपटीशन घर के बहुत सारे पैसों को खत्म कर रहा था। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे जरा 5,000 देना। अरे क्यों, अभी परसों ही तो 10,000 लिया था, क्या काम है? वो मुझे ना पार्लर जाना है हेयर ट्रीटमेंट के लिए। पप्पी ने हेयर कलर कराया है तो मुझे भी कराना है। अरे लेकिन तुम्हारे बाल तो अच्छे हैं। पप्पी के बाल अजीब से सफेद हो रहे थे, तुम्हारे तो नेचुरली अच्छे हैं, क्या जरूरत है? मस्का मत लगाओ, वो देखो बाल लहरा लहरा कर कैसे शो ऑफ करती रहती है। देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है वो दिखावे के लिए मत करो। मुक्ता, वैसे भी नौकरी पेशा इंसान हूं मैं, कहाँ से दिखावे के लिए इतना पैसा लाऊंगा? अभी भी बड़ा हो रहा है, कल को उसकी पढ़ाई लिखाई। खैर मुक्ता को क्या लेना देना इससे। उसे तो अभी बस एक ही धुन थी कि किसी तरह वो पप्पी से ऊपर दिखे, ना ही नीचे ना ही बराबर। फिर एक रोज पप्पी मुक्ता को फोन करती है कैसी हो मुक्ता, काफी दिनों से कोई कॉल नहीं किया। क्या हुआ, हेयर कलर नहीं करवाया क्या? हाँ वैसे महंगा भी तो है, कहाँ हर कोई करवा सकता है। मुक्ता का पति स्पीकर पर रखे फोन पर पप्पी की बात सुन लेता है। मुक्ता पति को घूर कर देखती है। मुक्ता, कितने प्यारे बाल है तुम्हारे, बिल्कुल रेशमी। वरना पप्पी के बाल देखो कैसे सफेद हो गए थे। वो तो अच्छा है कि उसने रंग करवा लिया। पप्पी जीजाजी की सारी बात सुन लेती है। मुक्ता भी समझ जाती है कि पति क्या कहना चाहते हैं। अरे पप्पी, रखती हूँ फोन। वो क्या है ना, मेहंदी भिगोई है लगाने के लिए, बाल ड्राई फील हो रहे हैं ना। अच्छा फिर कॉल करती हूँ, हाँ बाय। फोन रखते ही मुक्ता और उसका पति जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो मुक्ता, जरूरी नहीं कि हर किसी की हम बराबरी कर सके, लेकिन हाँ, किसी से खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। और एक बात याद रखो, जो लोग तुम्हें जलाने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं ना, उन्हें तो और जलाना चाहिए। सही बोल रहे हो आप। पप्पी ने हमेशा अपनी अमेरिका दिखावा किया, नए कपड़े, गहने और सामान। लेकिन मेरे पास जो है वो तो कईयों के पास नहीं है। थैंक यू। आंख लग गई थी सासू माँ। सही कहते हैं, माँ जैसी सास किस्मत से ही मिलती है। और सपना की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी, क्योंकि कमला अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और उसकी छोटी छोटी गलतियों को वो नजरअंदाज कर देती थी। पर कहते हैं ना, बच्चों की कुछ हरकतें ऐसी होती है जो माँ को भी परेशान कर देती है, और यही हाल था सपना का। ऐसे ही एक रात सब अपने कमरे में आराम से सो रहे होते हैं, पर सपना हॉल में बैठकर फोन चला रही थी। अरे यार, ये वेब सीरीज ना हमेशा इंटरेस्टिंग सीन पर ही खत्म कर देते हैं। क्या करूं, सो जाऊं क्या, यह एक एपिसोड और देख लेती हूँ। हाँ ऐसे ही करती हूँ, एक एपिसोड देख लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। इतना बोलकर सपना सोने के बदले हॉल में बैठकर अकेले कानों में हेडफोन लगाकर वेब सीरीज देख रही होती है। इसी बीच कमला की आंख खुलती है और वो पानी लेने के लिए रसोई में जाने लगती है, जहां वो देखती है कि सोफे पर उसकी बहू अब भी बैठकर फोन चला रही है। उसे इतनी रात तक फोन चलाता देखकर कमला सपना से कहती है, अरे बहू, रात के 2 बज रहे हैं और तू बाहर में हॉल में बैठी है। तेरी और विक्रम की लड़ाई हुई है क्या?
विक्रम ने तुझे कुछ कहा है क्या? अगर ऐसी कुछ बात है तो मुझे बता, मैं अभी उसके कान पकड़कर सीधा करती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं माँ जी, विक्रम ने कुछ नहीं किया, वो तो आराम से सो रहे हैं। वो ना मुझे ही नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बाहर बैठकर फ़ोन चला लूँ। मेरे फ़ोन चलाने से विक्रम जी को प्रॉब्लम होती है ना। उसे आजकल हर चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी है। उसे तो कल सुबह बताऊंगी मैं। अच्छा बहू, बहुत रात हो गई है, तू फ़ोन साइड में रखकर सोने की कोशिश कर। हाँ, अगर सोने की कोशिश करेगी तो नींद आ जाएगी। इस तरह कमला सपना को उसके कमरे में भेज देती है, पर सपना की आंखों में नींद थी कहाँ। उसको तो बस वेब सीरीज अपनी खत्म करनी थी। सपना सारी रात उठकर वेब सीरीज देखती है और सुबह 5 बजे सोती है। अरे सुबह के 7 बज गए, बहू अभी तक उठी नहीं। खैर, जब तक वो सो रही है मैं ही नाश्ता बना लेती हूँ, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो। ये सोचकर कमला अपनी बहू को नहीं उठाती कि शायद सपना की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर बाद जब विक्रम नाश्ता करने के लिए आता है तो कमला अपने बेटे से कहती है, विक्रम तू क्यों बहू को परेशान करता है? अगर वो फ़ोन चलाती है तो चलाने दिया कर ना। तेरी वजह से वो रात में सो नहीं पाई, हॉल में बैठकर फ़ोन चला रही थी, नींद नहीं आ रही थी बेचारी को। और देखा अब उसकी तबीयत खराब है। सुबह के 7 बज गए, अभी तक उठी नहीं। माँ, मुझे उसके फ़ोन चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसे नींद आएगी कैसे? सारी रात तो उसे उल्लू की तरह जागने की आदत है। और रही तबीयत की बात, तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सुबह 5 बजे तो वो सोने के लिए गई है, तो 7 बजे उठेगी कहाँ से? इतना बोलकर विक्रम अपना नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। पर जब कमला को ये पता चलता है कि सपना जानबूझकर सारी रात नहीं सोती और सारी रात फ़ोन चलाती है, तो उसे सपना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। पर वो उस समय सपना को कुछ नहीं कहती और सारी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। अब सपना की हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसी तरह से सपना सारी रात फ़ोन चलाती और सुबह आराम से सारा काम छोड़कर सोई रहती। पर अब कमला के सब्र का बांध टूट जाता है और एक दिन, बहू 7 बज चुके हैं, तेरे पति का ऑफिस जाने का समय हो रहा है। तुझे नहीं लगता कि तुझे समय पर उठ जाना चाहिए? वो माँ जी, मैं तो समय पर ही उठ गई थी, पर पता नहीं कैसे दोबारा आँख लग गई। मैं जाती हूँ ना, नाश्ता बनाती हूँ ना। अपनी सास की डांट सुनकर सपना फौरन रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। अब नाश्ता बनाते बनाते सपना रसोई में ही सोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और सपना के मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारती है। मेरे कमरे में बारिश हो गई, मेरे कमरे में बारिश हो गई। बहू, बारिश तेरे कमरे में नहीं, तेरे सपने में हो रही है। तू यहाँ नाश्ता बना रही है या सो रही है? हैं? हम सब वहां बाहर नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ अपनी नींद खींच रही है। माँ जी, सच में मैं नाश्ता बनाने ही आई थी, पता नहीं कैसे आँख लग गई। अब दोबारा आंख ना लगे इसलिए पहले मुंह धो ले। सारी रात सोई नहीं और काम के समय महारानी की आंख लग जाती है। कमला सपना पर नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब सपना सबसे पहले अपना मुंह धोती है और पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब इसी तरह से रोज सपना काम करते करते सो जाया करती और कमला सपना को बार बार उठाती और उसे सख्त हिदायत भी देती, पर सपना है जो अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती। ऐसे ही एक दिन सपना गैस पर खाना चढ़ाकर रसोई में ही सोने लगती है, जिस वजह से पूरा खाना जल जाता है। खाने की बदबू कमला के कमरे तक जाती है और कमला जल्दी से रसोई में आती है। वो देखती है खाना तो जलकर राख हो गया है और हमारी सपना रानी आराम से सो रही है। सपना बहू, क्या है ये सब? तूने कसम खा ली है क्या कि तू इस घर में जल कर मारेंगी हमें? कौन जलकर मर गया? कौन मर गया माँ जी? अरे बहू, अभी तक कोई मरा नहीं है, पर बहुत जल्दी तू हमें मार देगी। यहाँ गैस पर खाना रखकर तू आराम से सो रही है। ओह, माफ करना माँ जी, मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने गैस पर खाना रखा है। आखिरी बार माफ कर दो माँ जी, वो मेरी ना आँख लग गई थी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब तो मुझे तेरी बातों पर ही विश्वास नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि तू ये गलती दोबारा करेगी, इसलिए तुझे सजा देना बहुत जरूरी है। अब से तू रात के 11 बजे सो जाएगी। रसोई के काम मैं खुद कर लूंगी, पर तू मुझे कल सुबह टाइम पर उठी हुई मिलनी चाहिए। और कल पूरे दिन में एक बार भी मैंने तुझे सोता हुआ देखा तो तुझे घर से निकाल दूंगी। इस बार कमला सपना को सख्त हिदायत देकर जाती है,
सपना अपनी सास का ये गुस्सा देखकर डर जाती है और रात को जल्दी से सारा काम खत्म करके अपना फोन साइड में रखकर सोने के लिए चली जाती है। सपना को आज इतनी जल्दी सोता हुआ देख विक्रम बड़ा हैरान होता है। अरे क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? सारी रात जगकर फोन चलाने वाली इस घर की बहू आज इतनी जल्दी सो रही है। आप ना मेरा मजाक मत उड़ाओ और मुझे सोने दो। अगर मैं रात में नहीं सोई और दिन में माँ जी ने मुझे सोते हुए देख लिया तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। अच्छा, तो आज जल्दी सोने के पीछे ये कारण है। चलो सो जाओ, तुम आराम से सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये बोलकर विक्रम तो आराम से सो जाता है, पर जिसकी रात में जागने की आदत हो भला वो रात में कैसे सो सकता है। विक्रम के सोने के बाद सपना फिर से उठकर बैठ जाती है और फोन में लग जाती है। और अगली सुबह मैं फिर से वेब सीरीज देखने लगी और रात में नहीं सोई। अब मुझे ना बहुत नींद आ रही है, पर माँ जी ने मुझे सोते हुए देख लिया तो वो मेरा बोरिया बिस्तरा बांधकर मुझे घर से निकाल देंगी। एक काम करती हूँ, फ़ोन में अलार्म लगा देती हूँ, 10 मिनट में दाल बन जाएगी और तब तक मैं सो जाती हूँ। अब सपना दाल गैस पर रखकर फ़ोन में अलार्म लगा लेती है और 10 मिनट के बाद जब अलार्म बजता है तो सपना की आँख खुल जाती है। इस तरह सपना का खाना भी नहीं जलता और उसका काम भी हो जाता है और तो और उसकी नींद भी पूरी हो जाती है। अब इसी तरह सपना रात में वेब सीरीज देखती और दिन में घर के काम के साथ अपनी नींद पूरी करती और अपनी सास को पता भी नहीं चलने देती।